चलते हैं आज के इस वास्तु संकट समाधान के कार्यक्रम में। जैसा कि हमने आज रखा है कि बीमारियों से मुक्ति का उपाय क्या है, सुख और समृद्धि का उपाय क्या है, कैसे हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन से बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जब जब भी हम प्रकृति से विपरीत जाते हैं तब तभी हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकृति से हमारे जीवन शैली का तालमेल, वास्तु क्या है? जीवन शैली को अच्छे तरीके से जीना ही एक अच्छा वास्तु निर्मित करता है। हम अपनी जीवन शैली को सबसे पहले देखें, हमारे जीवन शैली हम किस प्रकार से जी रहे हैं। जब भी हमारी जीवन शैली गलत तरीके से जीने का प्रयास करते हैं तब तभी हमारे जीवन में कठिनाई आने लगती है। तो जीवन शैली को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है? हमारी जीवन शैली किसके अनुरूप जीना चाहिए और कैसे जीना चाहिए कि हमारे शरीर से रोग दूर हो जाए, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आने लग जाए। जब जब भी हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तब तक भी हमारा नर्वस सिस्टम डाउन होने लगता है, फेल होने लगता है। और जब जब हमारे मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तब तभी मन में प्रसन्नता और जोश पैदा होने लगता है, एक एनर्जी क्रिएट होने लगती है, ऊर्जा का संचार होने लगता है बॉडी के अंदर, मन के अंदर एक उत्साह पैदा होने लगता है। लेकिन जब जब भी नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तब तभी हमारा नर्वस सिस्टम डाउन होने लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है। फिर आप कहेंगे कि हम तो हमेशा ही सकारात्मक विचार रहते हैं हमारे, हम तो नकारात्मक सोचते ही नहीं है। मैंने आपको एक बात और बोली है कि जीवन शैली को प्रकृति के तालमेल बिठा करके जीना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। किसी व्यक्ति से हमने जबरदस्ती रुपए छीन लिए, किसी व्यक्ति से हमने जबरदस्ती रुपए छीन लिए, उस व्यक्ति को कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, अभी यहां पर यह विषय नहीं है कि वह व्यक्ति दुखी है या सुखी है। लेकिन हम अपने आप में दुखी है, हमने अपनी जीवन शैली को बिगाड़ लिया है। कैसे बिगाड़ा? कि उस व्यक्ति से पैसे छीनने के बाद में चाहे हम अभिमान के वश खुश हो रहे होंगे, लेकिन उस समय बार बार हमें वो विचार आएगा, बार बार वो विचार हमें कौन देगा? जब भी हम कोई कार्य करेंगे, हम अगर भोजन बनाते समय किचन में गए तो भी हमारे विचार आएंगे, मैंने जबरदस्ती पैसा छीन लिया, देखो मैंने छीन लिया, मैंने छीन लिया। यानी आपने छीना है, यह बात आप जानते हो, चाहे आपका ईगो सामने आ रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि आपने पैसा छीना है। और जब आप भोजन बना रहे हो उस समय बार बार जो विचार आपके मन में आ रहे हैं वो आपके मन को कस रहे हैं, और जब वो मन को कस रहे हैं तो उस समय नेगेटिव एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है।
उस समय क्या हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि ये चीज हम भी जानते हैं कि हमने गलत तरीके से हथिया है पैसे, तो हमारी विचारधाराओं से उस समय नेगेटिव एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, वही एनर्जी हमारे भोजन को भी प्रभावित करेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी से जबरदस्ती कोई कार्य करने के बाद में दुकान पर जाकर के बैठते हैं, तो बार बार वही चीजें हमारे मन में कौन देगी, विचारों में आएगी, और वही विचार हमारे जीवन शैली को प्रभावित करेगी। जो फोकस हमें व्यापार में देना चाहिए, जो बिजनेस प्लान में हम माइंड को फोकस करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। निश्चित है, एक तो आप निर्विकल्प होकर के, किसी प्रकार का कोई तनाव हमारे अंदर नहीं है, और हम अपनी सीट पर जाकर के बैठते हैं, तो फ्रेश माइंड हमारा रहेगा। और जब फ्रेश माइंड रहेगा, एक अच्छी योजना हम बना पाएंगे। कोई हमारे पास में आएगा, कोई ग्राहक हमारे पास में आएगा, तो मुस्कुरा के उससे बात कर पाएंगे। जब हम मुस्कुरा के बात करेंगे, मीठे स्वर में बात करेंगे, प्रसन्न चित्त होकर के जब हम बात करेंगे, तो हमारी यही सकारात्मक ऊर्जा उसे प्रभावित करेगी, उसे हमारी ओर आकर्षित करेगी। लेकिन जब जब भी हम तनाव में होंगे, किसी प्रकार से कोई व्यक्ति जब हमारे पास में आएगा, तो हम वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। हम चाहते हुए भी अच्छा प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। निश्चित है, हम उसी कंडीशन में अच्छा प्रेजेंट हो पाएंगे जबकि हम प्रसन्न रहेंगे। जब भी हम तनाव में रहते हैं, तो हम अच्छा प्रेजेंट नहीं हो पाते। अब तनाव के कारण क्या है? अब तनाव के कारण क्या है? मेरे को लड़ाई किसी से भी नहीं है, बहुत सारे कारण। जब प्रकृति के विपरीत, प्रकृति के अनुकूल हम नहीं चलते हैं, तो हमारा मन प्रभावित होता है, हमारी बॉडी प्रभावित होती है। जब हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं, तो हमें प्रतिकूलता महसूस होती है, और वह हमारे तनाव का कारण बन जाती है। या फिर अन्य कोई बात होती है जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होता है, वही तनाव हमारे शरीर की संरचना को बिगाड़ने में भी कारण बन जाता है, शरीर में रोग पैदा करने का कारण बन जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, चिंता चिता के समान। निश्चित है, इसलिए हमेशा प्रसन्न चित होकर के हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। लेकिन प्रसन्न रहे कैसे? आप कहोगे हरकारा जी आपने बोल तो दिया प्रसन्न रहो, लेकिन अब प्रसन्न रहे कैसे, ये भी तो प्रश्न आता है ना। जब तक हमारी नींद पूरी नहीं निकलेगी, तब तक हम अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज, इस चीज को आप मानते हो कि जब तक हम पूरी नींद नहीं निकालेंगे, सबसे पहली बात है, हम दिन भर काम करते हैं, हमें व्यवस्थित एक सुकून की नींद चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या गलतियां कर लेते हैं, फिर कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आने के कारण से हमें चिड़चिड़ापन रहता है। सुबह उठते हैं तो थकान रहती है, काम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, दुकान पे जाते हैं तो मन नहीं लगता है, अगर हम ऑनलाइन काम भी करें, कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं, तो भी नींद के झोंके आते हैं। क्या करें? व्यवस्थित नींद। अब आपको व्यवस्थित नींद कैसे आएगी? सही जगह पर अगर आप शयन करेंगे, सही मुद्रा में शयन करेंगे, सही तरीके से शयन करेंगे, तो हमें अच्छी नींद आएगी। अगर गलत तरीके से हम सोने की कोशिश करेंगे, तो हमें अच्छी नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी, तो फिर चिड़चिड़ापन भी रहेगा, तनाव पैदा होगा। तो सबसे पहली चीज है अच्छी नींद। लेकिन वो अच्छी नींद कब आएगी? जब हम प्रकृति से हमारी जीवन शैली को
तालमेल रखेंगे, उसके अनुरूप जब हम सोने की कोशिश करेंगे तो कैसे सोए। कई लोगों को देखते हैं हम दक्षिण दिशा में पैर करके सो जाएंगे। आपको पता है दक्षिण दिशा में पैर करके सोने वाले को कदापि अच्छी नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, इसके पीछे कारण क्या है। हम यही कहते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो दो तरह की पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं। एक तो रटने वाले लोग होते हैं, एक लॉजिकल स्टडी करने वाले होते हैं। ऐसा क्यों। और जो लॉजिकल स्टडी करता है, जिसके मन में प्रश्न आते हैं ऐसा क्यों, तो फिर उसको समाधान भी अवश्य मिलेगा। कई लोग जल्दी जो फास्ट ट्रैक पे चलने वाले होते हैं, शॉर्टकट अपनाने वाले होते हैं, वो सिर्फ रटते हैं। हम क्या करते हैं जीवन में, हम भी जीवन में इस वास्तु को रट रहे हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को मैं देखता हूँ, या बहुत सारे वास्तु वालों को देखता हूँ, या फिर आप लोगों में से या हमारे परिवार में से ही हम देखते हैं कि हमने रट लिया। और रटने में क्या होता है, सिर्फ एक उत्तर मिलेगा, एक प्रश्न का एक ही उत्तर सामने आएगा। जब हम कोई प्रश्न का उत्तर रखते हैं तो एक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर हमें मिलेगा, उससे संबंधित पहलुओं को हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब हम उस प्रश्न का उत्तर लॉजिकली जब स्टडी करते हैं, उसका कारण जब सामने हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रश्न के उत्तर के बदले हमें 4 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, अभी मैं आपको यही चीज समझाऊंगा। आज यही चीज बताऊंगा मैं, तो कम से कम आपको अच्छी नींद तो आएगी। तो एक समस्या तो आपकी दूर होगी। आज के स्वास्थ्य का समाधान प्रोग्राम के अंदर आपको प्रश्न करने का मौका भी दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको ये चीज समझ में तो आए, जो जनरल प्रश्न है कि हमें दक्षिण दिशा में पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में पैर करके सोने वाले को बेचैनी रहती है, सीना भारी होने लग जाता है, व्यवस्थित नींद नहीं आती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दक्षिणी ध्रुव। आपको पता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, चुंबक के 2 पहलू होते हैं। देखते हो आप, बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को। मैं बिल्कुल लॉजिकली आपको बता रहा हूँ, साइंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझ में आएगा। चुंबक के 2 पहलू हैं। अगर आप धनात्मक और धनात्मक को अगर पास में लाओगे तो क्या होगा, वो प्रेशर मारेगा, दूर करेगा। ऋणात्मक पहलू को दोनों को पास में लाओगे तो क्या करेगा, दूर भगाएगा, प्रेशर मारेगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, मैं यहाँ से सबको म्यूट रखता हूँ, अब अपने आप को अनम्यूट ना करें। जब आपकी बारी आएगी प्रश्न पूछने की, आपको बोलने की बारी आएगी, उस समय आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैं आपको समझा रहा हूं, हमारे शरीर से ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे सिर से होता है और ऋणात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे पैरों से होता है। ध्यान रखना इस चीज को। एक प्रश्न एक है, लेकिन उसके उत्तर कहीं मिलेंगे आपको, कई सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपको अगर इस चीज को समझा आपने। ऋणात्मक ऊर्जा हमारे पैरों से प्रभावित होती है, जबकि धनात्मक ऊर्जा हमारे सिर से प्रभावित होती है। अब मैंने आपको चुंबक के 2 पहलू का उदाहरण दिया, आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। उसी प्रकार से जो उत्तर दिशा है, इस उत्तर दिशा के जो उत्तर ध्रुव है, वहां से धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
कौन सा प्रभाव होता है? धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव। और जो दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव से हमेशा ऋणात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, पढ़ा है। अब जब हम दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हैं तो हमारे पैरों से निकलती हुई ऋणात्मक ऊर्जा और दक्षिण ध्रुव से आने वाली ऋणात्मक ऊर्जा, तो वो ऊर्जा हमारे पैरों पर इस प्रकार से प्रेशर देती है, हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार से प्रेशर आता है, ये इधर से जा रहा है और उधर से आ रहा है, धक्का लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। और इस प्रेशर से क्या होता है, हमारे जो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बराबर सर्कुलेट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, बल्कि उसका विरोध कर रही है वो ऊर्जा। जो धनात्मक ऊर्जा उधर से आ रही, जो ऋणात्मक ऊर्जा उधर से आ रही है, वो ऋणात्मक ऊर्जा इसको सपोर्ट करने की जगह इसको बाधक पहुंचा रही है। तो इस चक्कर में क्या होता है, हमें अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा। जब ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं होगा तो नींद कहां से आएगी? बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी। लेकिन जब हम उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोते हैं तो हमारे पैरों से निकलती हुई ऋणात्मक ऊर्जा और उत्तर दिशा के उत्तरी ध्रुव से आने वाली धनात्मक ऊर्जा। अब आप सोचो, चुंबक के दो पहलू, एक चुंबक में ऋणात्मक और एक चुंबक में धनात्मक, दोनों को आप पास में लेकर के आओ, ये चिपक जाएगी, सपोर्ट करेगी, एक दूसरे को मिल जाएगी, विरोध नहीं करेगी। और जब विरोध नहीं होगा, मिल जाएगी, यानी कि हमारे ब्लड सिस्टम को, सर्कुलेशन सिस्टम को जो है वो सपोर्ट कर रही है। और जब सपोर्ट करेगी तो हमें अच्छी नींद आएगी। इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बाधित होता है, और उसके बाधित होने के कारण से हमें अच्छी नींद नहीं आती है, शरीर में विकार पैदा होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे जो रेगुलर इस प्रकार से सोते रहते हैं, धीरे धीरे उनके शरीर में कहीं रोग जन्म लेने लग जाते हैं। इसलिए दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोते। आपको पता होगा, जब कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है, बहुत तकलीफ आता है, हमें कहते हैं इसका प्राण नहीं निकल रहे, भगवान ने इतनी तकलीफ पा रहा है, जल्दी से इसके प्राण निकल जाए, क्योंकि इसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। उस समय हम क्या करते हैं, ये तो बात पता है कि हम दक्षिण दिशा में पैर करके सुलाते हैं उसको। क्यों सुलाते हैं दक्षिण दिशा में पैर करके? इसीलिए सुलाते हैं कि उसका ब्लड सर्कुलेशन बाधित होगा और उसको जो है जल्दी मृत्यु प्राप्त हो जाए। अगर मृत्यु प्राप्त करनी है, जल्दी तकलीफ आना है, तो दक्षिण दिशा में पैर करके सोना। बीमारी अगर शरीर में पैदा करनी है तो दक्षिण दिशा में पैर करके सोना। किसी बीम के नीचे आप अगर सो रहे हो तो जो पार्ट आपका उस बीम के नीचे आ रहा है वो आपका बाधित होगा, अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका बाधित होगा। और कहीं ऐसे ऐसे देखे मैंने, अगर आप 2-4-5 साल अगर किसी बीम के नीचे सोना स्टार्ट कर दोगे तो जो पोर्शन आपका बॉडी का उस बीम के नीचे आ रहा होगा उसमें आपको कहीं रोग पैदा, कई लोगों को पैरालिसिस तक हो जाता है। मैंने कई सारे देखे, कम से कम जो है 5,000 से भी अधिक मकानों पे सर्वे कर चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ। तो ये सारी चीजें देखिए कहां पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अच्छी नींद लेने के लिए आज के लिए मैंने आपसे इतना बोला है कि जीवन में खुशी प्राप्त करने के लिए सबसे पहली चीज है अच्छी नींद। और अच्छी नींद के लिए प्रकृति के अनुसार हमें व्यवस्थित सोना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम कहीं पर भी लेट गए, बीम के नीचे लेट गए, मेन दरवाजे के सामने पैर करके लेट गए। अगर घर से बाहर राम नाम करना हो तो दरवाजे के बाहर, दरवाजे के बिल्कुल सामने सोना, मुख्य दरवाजे के सामने, भवन के मुख्य दरवाजे के सामने। अगर आपको सीधे पैर करके सोना है
तो जल्दी निकलना हो तो सोना, क्योंकि समय पूरा होने के बाद में अंत समय भी इसी प्रकार से सुनाई जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जब प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें चलना होगा। किस व्यक्ति के लिए क्या व्यवस्था है, किस समय पर क्या व्यवस्था रखना चाहिए, अगर हम उसके हिसाब से हमारी जीवन शैली को जिएंगे तो निश्चित रूप से हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे तो प्रसन्न चित्त रहेंगे, और जब प्रसन्न चित्त रहेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, और जब हमारा माइंड फ्रेश रहेगा हम अच्छी योजना बना पाएंगे, लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट हो पाएंगे, हमारे रिलेशंस अच्छे बन पाएंगे। और जब हमारे रिलेशन अच्छे बनेंगे, लोगों से हमारे व्यवहार अच्छा बनेगा, लोग हमारे लिए सपोर्टेड होंगे, वही वही रिलेशन, वही व्यवहार हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में काम आएगा, और हमारा व्यापार घर बैठे भी चलेगा। हम बाहर नहीं जा रहे हैं, ओनली घर में बैठे हैं, और हमारा व्यवहार लाखों लोगों में, हजारों लोगों से हमारे रिलेशन है, तब भी कोरोना का चाहे लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन हमारे बिजनेस का लॉकडाउन नहीं होगा। हमारा माल घर बैठे बिकेगा, क्योंकि हमारा व्यवहार लोगों से बन चुका है। इसलिए जो है अच्छे रिलेशन के बनाने के लिए आपको अच्छी नींद की आवश्यकता है। अच्छी नींद हमारे स्वास्थ्य में, अच्छे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान देती है। ऐसा नहीं कि अच्छी नींद का मतलब हम 8-8 घंटे बाद दिन भर भी सोते रहे, नहीं, एक समय होता है कि ना पंजा, आपने कहा था हर तरह की अच्छी नींद लेना, मैं दिन में भी सोती हूँ आजकल को। हमारे विनीता जी देखो, वो में से ये कहेंगे कि हाँ मैं अब अच्छी नींद लेनी है मुझे, मैं 12 घंटे 16 घंटे सोऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। शयन का भी एक समय बताया है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में जब शयन करके उठते हैं तो एक खिलते कमल की भांति हमारा मन खिला रहता है, क्योंकि सुबह जब सूर्य की किरणें ब्रह्म मुहूर्त में सारे पौधों को देखना, सारे फूलों को देखना, ऐसे खिले रहते हैं, ऐसे खुशबू आती रहती है। अगर हमारे मन से भी ऐसी खुशबू आना चाहिए तो फिर हमें ऐसा नहीं 8 बजे तक सो के उठे। मैं प्रतिदिन 4:30 से 5 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती है। अगर उजाला नजर आ गया तो बस फिर ये मानो तीर चल रहे हैं, वो फिर हम सो भी नहीं पाएंगे। और आप हमें देखते हो, ऑनलाइन भी हमेशा देखते हो, हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, एकदम फ्रेश रहते हैं। इसलिए जो है अच्छी नींद व्यवस्थित नींद जरूरी है। चंद्रकला जी बहुत ध्यान से सुन रही है, हमारे आज बिमला जी भी जुड़े हैं, और काफी लोग आज, तो व्यवस्थित 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 हमें नींद लेनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को जो है 10 मिनट का टाइम देता हूँ, और 10 मिनट में आप अपने कोई भी जिज्ञासा आपकी है तो आप या तो हैंडशेक कर ले, या अपना रख दे, अपना प्रश्न सामने रख दे अनम्यूट करके। विनीता जी कोई प्रश्न करना है क्या? आप कभी प्रश्न करते नहीं हो। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। विजयनगर आसाम से बोल रही हूँ सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर मेरा को प्रश्न है, जैसे हम लोग के बेडरूम दक्षिण दिशा में खिड़की खुलती है, हाँ, और प्रवेश द्वार भी दक्षिण दिशा में है। एक मिनट रुको, आपकी आईडी सामने नहीं आ पा रही है, क्या चक्कर है? क्या नाम है आपका? नीलम जैन, विजयनगर आसाम। अच्छा, नीलम जैन आपका नाम है। हाँ, एक बार प्रश्न की थी, जब आपने बोला मैं बाद में बताऊंगा आपको। हाँ, बिल्कुल 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 सही है। हाँ, अच्छा किया आपने। हाँ, आपकी आइडिया नहीं है जी, नहीं सर नहीं, आपका वीडियो वीडियो नजर नहीं आ रहा आपका। वीडियो एक मिनट कर रही हूँ सर। हाँ, इसीलिए तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था आइडिया, इसलिए आपका आईडी सामने नहीं। कर रही हूँ सर, एक मिनट। अब बोलिए, आपका प्रश्न बोलिए। हम लोग जो शयन कक्ष है सर, जो दक्षिण दिशा में खिड़की खुलती है, ठीक है।
और उसका मतलब ये सुबह क्या सुबह? देखो दक्षिण दिशा में खिड़की खुलती है, आजकल तो दरवाजे भी दक्षिण दिशा में खुलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण दिशा खराब होती है, जी ऐसा नहीं है। सर। दक्षिण दिशा खराब होती है ऐसा नहीं है। वहां की अच्छा। पक्षी स्थिति क्या कहती है? आपका मुख्य द्वार कौन सी दिशा में है? हाँ, आपका भवन का मुख्य द्वार कौन सी दिशा में है? मुख्य द्वार तो दक्षिण दिशा में है सर। दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार है, तो दक्षिण दिशा में आपकी विंडो खुल रही है। बस इतना ध्यान रखना कि वह विंडो आपकी नैऋत्य कोण में नहीं खुल रही हो, इतना ध्यान रखना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। आपकी जो विंडो है वो पश्चिम जी सर। और दक्षिण का जो बीच का कॉर्नर होता है उस कॉर्नर में नहीं खुल रही हो, इतना ध्यान हाँ। रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण दिशा के पास में जो नैऋत्य कोण होता है, नैऋत्य कोण में किसी प्रकार का दरवाजा या खिड़की नहीं खुलना चाहिए, ये ध्यान रखना। नैऋत्य कोण में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगला जब हाँ, अगला सर बच्चे हाँ, बोलिए बोलिए। बच्चे जब बच्चे सोते हैं सर, उसका उनका मतलब पूर्व दिशा में सिर और पश्चिम दिशा में पाँव होते हैं, वो क्या सुबह क्या? पश्चिम दिशा में पैर बहुत अच्छा है। अगर पश्चिम दिशा में पैर करके सोते हैं तो धार्मिक भावनाओं में वृद्धि होगी, अच्छे संस्कारवान बनेंगे। जी सर। उत्तर दिशा में पैर करके सोएंगे तो मनी माइंड बनेंगे, व्यापार में जो है तरक्की पाएंगे। जी सर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे बीच में दिनेश थैंक यू सर। चंद जी, दिनेश देवी चंद जी। हेलो, जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। कहाँ से आपका जी, मेरा एक सवाल है सर। आपका परिचय देंगे पहले? जी, मैं दिनेश लोहाड़े हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। जी जी जी, बोलिए दिनेश जी बोलिए। जी, मेरे घर का भी थोड़ा सा रिनोवेशन हुआ है कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले। जी जी थोड़ा वास्तु के हिसाब से चेंजेस किए हैं मैंने। जी जी। तो उसके बाद में क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए हमें? उसके लिए कुछ शांति विधान, कुछ पूजा करना जरूरी है या ऐसा उसका कुछ इफेक्ट होता है कुछ? अगर वास्तु के हिसाब से आपने अगर रिनोवेशन किया है, कोई भी कंस्ट्रक्शन आपने किया है, तो आपको हाँ जी। वास्तु विधान करना चाहिए। अच्छा। शांति विधान तो कभी भी कर ले, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ किसी हाँ प्रकार के भूमिगत कोई दोष हो जाते हैं, जब भी हाँ। आप कंस्ट्रक्शन करते हैं इस प्रकार से, तो हमें वास्तु विधान अवश्य करना चाहिए। अच्छा। और उसका कुछ आरोग्य पे या फिर ऐसा बीमार पड़ना या तो कुछ प्रॉब्लम आना ऐसा कुछ होता है क्या उसकी वजह से? देखो इसमें ऐसा होता है कि भूमि में अगर ऐसी कोई स्थान है जहां पर अगर कोई दोष रह गया है, ओके। तो उससे संबंधित तकलीफ हमें आएगी। अच्छा। आप जैसे बता रहे हो आरोग्य से संबंधित है, हो सकता है आपका पूरा उत्तर हिस्सा जो उठा हुआ हो, ऊपर हो, दक्षिण आपका नैऋत्य कोण या पश्चिम कोण आपका नीचे नीचे आ रहा हो, ये भी जो है रोग पैदा करने में कारण बन सकता है। तब एक बार आप या तो जो है एक बार आप चेक करवाएं, अगर आपकी ऐसी कोई तकलीफ है रिनोवेशन के बाद में, हाँ, तो एक बार आप या तो मेरे को चेक करवा लें। ठीक है ठीक है। ठीक और है ना? ऐसा इसके दोष निवारण के लिए ऐसा डेली हम कुछ ऐसा जाप या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब देखो ऐसा? सबसे पहले तो आपको जो है, आपको सबसे पहले एक वास्तु विधान करवाना चाहिए। ओके। क्योंकि जब भी कोई मकान अगर 6 महीने से ज्यादा खाली रह जाए, उसमें कोई नहीं रहता हो, किसी का अकाल मृत्यु हो जाए, या किसी मकान में हम जो है नई छत डलवाते हैं, इस लेवल का अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, मकान में अगर खंडर हो जाता है, घोंसले बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ शास्त्र में वास्तु विधान का बताया है कि वास्तु विधान अवश्य करना चाहिए। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो जय जिने, धन्यवाद। अगला प्रश्न अगर कोई करना चाहता है, हाँ हाँ बोलिए। विमला जी बोलना चाह रही है।
आपने आपने अपने आप को एक मिनट में कर देता हूँ यहाँ से। आप म्यूट हो रहे हैं। विमला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज अब आ गई है, बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जी। मेरे हाँ जय जिनेन्द्र, मुझे शरीर में दर्द रहता है, मैं ये सब कुछ हो रहा है। थायराइड है मेरे, हल्का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा शरीर दर्द करता है, वो कम नहीं पड़ता है दवाई से भी। कितने टाइम से हो रहा है? डॉक्टर साहब कहते हैं सब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, सब दवाई से ठीक हो जाएगा सब। ये क्या है? कितने सालों से हो रहा है? वैसे तो मैं अभी अभी हो रहा है, 2 महीने से पहले हुआ था, ठीक हो गया था दवाई से ठीक हो गया? सब। हाँ ठीक हो गया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, थायराइड तो है ही सही मेरे, तो वो तो दवाई बराबर कम ज्यादा होता रहता, कभी तो तबीयत खराब हो जाती है। देखिए, और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और थायराइड जो आप बता रहे हो, ये 2-3 कारणों से होता है। वास्तव में 2-3 ऐसे कारण हैं। एक तो अगर आपका रसोई अगर भवन के उत्तर में बना हुआ है, अगर आप सुनो सुनो मैं 3 कारण बता रहा हूँ, एक कारण से भी ऐसा होता है। अब चेक करें, बात करें आई बहुत हम। या तो रसोई घर उत्तर में बना हुआ होता है तो 2 से 2.5 साल के बाद में उसका इफेक्ट आता है, या फिर ईशान कोण में किसी प्रकार का जो शौच आदि गंदगी वहां पैदा होती है तो भी ऐसा आता है, या फिर नैऋत्य कोण में अगर अग्नि जलती हो। नैवेद्य कौन में अग्नि, नैवेद्य कौन में अग्नि बोलो। अग्नि, हाँ सही है। हाँ जी बराबर है, बराबर है, तो नैवेद्य कौन में अग्नि है। अग्नि है नहीं। मैंने बताया हाँ। 3 कारण होते हैं आपकी इस बीमारी के। रसोई पूर्व में वैसे सब इधर ही पूर्व में ही है, पर नैवेद्य कौन में अग्नि है सब। रसोई पूर्व में बनी है क्या? हाँ पूर्व में ही है, मतलब पूरब में, रसोई पूरब में है सब। मैं जैसे बैठी हूँ ना अभी, ऐसे ही है रसोई में। पूरे में फ्रंट में ही है, मकान भी पूरब दिशा में, मकान का मेन गेट भी पूरब दिशा में ही है। तो हम घुसते हैं तो सीधे हाथ की तरफ तो नहीं है रसोई आपकी? जब हम घुसते जब हम घर में घुसते हैं तो सीधे हाथ पे तो नहीं पड़ती रसोई आपकी? नहीं ऊपर है। ऊपर है वो, उससे वो ऊपर है, रसोई के ऊपर, मतलब दक्षिण दिशा में। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं इसके बीमारी। आपकी कोई बीमारी है। दूसरा कारण ये होता है कि उम्र के हिसाब से हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होने लग जाती है। अच्छा, क्षमता कम है। 43 साल के बाद में, 50 साल के बाद में एक हाँ 55-57 साल, हाँ 55-57 साल हो गए साहब। हाँ, तो 45-50 के बाद में प्रतिरोधक क्षमता कम होने लग जाती है। जी तो हमें प्रकृति के अनुकूल जो है व्यवस्थित भोजन का करना, या फिर हमें व्यवस्थित सोना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। ज्यादा सर, हीमोग्लोबिन तो बराबर है सर, रिपोर्ट है सब 12.5 ग्राम हीमोग्लोबिन, सब कुछ ठीक है सर। सुबह उठ करके 1 गिलास में जल लेकर के जी 9 बार नमोकार मंत्र बोलना, जी 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके, और उस पानी को, जो आपका पानी का घड़ा होता है ना, जी जिससे आप दिन भर पानी पीते हो, जी उसमें मिक्स कर देना। अच्छा, और 2 बार नमो का मंत्र। उस पानी को पीना। जी लेकिन सुबह उठ के करना है। नहाने के बाद में सबसे पहला मंत्र पढ़ना, जी आपको आराम मिलेगा। हाँ जी। वैसे मेरे को कोलेस्ट्रॉल बताया अभी थोड़ा बहुत हाई है, और पहले भी हुआ था, सब नॉर्मल हो गया, अच्छी तबीयत वगैरह, मंदिर वगैरह अच्छा जाना चालू सब हो गया। हो और जाएगा। पैर दुखने ना, हाथ पैर दुखने हैं, सब ये सब हो रहा है आजकल 2 महीने से। थोड़ा सा खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पेट वैसा हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन अच्छा है, 12 12.5 ग्राम है। सब ठीक है, आपको खान पान व्यवस्थित है सब। व्यवस्थित देना, फिर हो जाएगा। फिर कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आप जो मैंने बताया वो करना, हो जी जय जिनेन्द्र, जाएगा। जय जिनेन्द्र। अगला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है हमारे बीच में, नरेश कुमार जी का।
गिलास में पानी मंत्रित करें घड़ा में बसाई कलामपुर अदमन लिमिटेड नरेश कुमार जी, नमोकार मंत्र बोलिए। बेवगना नमोकार मंत्र बोले नरेश कुमार के नाम से आईडी जी, आप बोलिए। बिलेन सभी पहले लूटे जिले ने आपका म्यूट हो रहा है, आप अनम्यूट करें अपने आप को पहले। जय जिनेन्द्र बाबा जी। पानी दिशा आपसे आप गलत है मैं पंजाब से हूँ। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। चिड़ियन दिशा गलत है। चिड़ियन बाबा जी मेरा ये प्रश्न है कि मेरा ब्रदर 27 साल का हो गया अरे है। बाबा जी नहीं बोलना, मैं भैया जी बोलिएगा। लगा था तो आपकी परिचय पड़ा तो उनको अरे भैया जी बोलिएगा। हाँ जी हाँ भैया ठीक है जी भैया जी। चलेगा, भैया जी चलेगा, बोलिए। अरे पारदर्शी ने फोटो देखो भैया जी मेरा ब्रदर 27 साल का हो गया है और उसकी मैरिज में काफी दिक्कत आ रही है। 27 साल का हो गया है। हाँ जी बाबा। देखिए भैया जी, आपके भैया जी को जो है, जो आग्नेय कोण होता है ना आपके भवन का, हाँ जी आग्नेय कोण समझते हैं? हाँ जी रसोई में चूल्हा। दक्षिण और पूर्व के बीच का जो स्थान होता है, दक्षिण और पूर्व का जो बीच का स्थान होता है, आप उस आग्नेय कोण वाले कमरे में उन्हें सुलाना प्रारंभ कर दो। एक बार दोबारा बताना भैया जी। अगर उनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, तो जो हाँ जी आग्नेय कोण है आपका भवन का, हाँ जी साउथ और ईस्ट के बीच का जो सेंटर है, समझ गए? साउथ और ईस्ट के बीच में सोना उसमें। वहां पर सुलाना स्टार्ट कर दो। और जब भी कोई घर में देखने वाला आए, तो बातचीत, विवाह के संबंध में कोई बातचीत करने वाला आए, तो आपसे घर के दक्षिण दिशा की ओर जाकर के जो भी मिठाई की दुकान पड़ती हो, वहां से मिठाई लेकर के आना और फिर मेहमानों को खिलाना। काम जल्दी बनेगा। दक्षिण की ओर से जो मिठाई वाला उससे मिठाई लेकर आनी है। और जो भी मिठाई की दुकान, वहां से मिठाई लेके आना है, जल्दी काम बनेगा। ये बहुत काम की चीजें होती है। और जहाँ पे हमारे रसोई में चूल्हा है वहां पे साउथ और ईस्ट के बीच में। वहां मत सुलाना, रसोई में मत सुलाना, वरना के लोग आपने कहा था साथ में रसोई में जाके सुलाना। ऐसा नहीं है। देखिए साउथ ईस्ट में मतलब ये होता है कि आपका जो है साउथ, आपके किचन के पास में जो भी कमरा हो, रसोई के पास में जो भी आपका कमरा हो, जो भी सोने का स्थान हो, वहां का जो आग्नेय कोण है, उस आग्नेय कोण में उन्हें उत्तर की तरफ टेर करके सुलाना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है उत्तर की ओर। और कई बार क्या होता है, हो सकता है ग्रहों की कोई दशा ही नहीं आ रही हो, सपोर्ट ग्रहों की, क्योंकि कुंडली के जब तक सप्तम और पंचम भाव से संबंधित ग्रहों की दशा अंतर्दशा नहीं आती है, तब तक भी ऐसा योग नहीं बनता है, या तो उनकी कुंडली चेक करवाई गई। बाबा जी हमने, भैया जी हमने करवाई थी, वहां पे ये आ रहा है, हम जहाँ से भी पूछते हैं पंडित ये बताते हैं कि काल सर्प योग है, पाठ करा लो, बस ऐसे होता है कुछ। एक बार या तो मुझे दिन में कभी भी आप फोन करना, कल और परसों मत करना, क्योंकि कल और परसों हम विजिट पर रहेंगे बाहर, आउट ऑफ सिटी का। आप परसों की उसके बाद में जो है 2 दिन के बाद में आप दिन में फोन करेंगे। हाँ जी ओके, आपका दिन। थैंक यू। नरेश कुमार जी हमारे बीच में, आपका हो गया नरेश कुमार जी? हाँ जी अच्छा, ये आपका ही आपके ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। चलिएगा, सबके आप प्रश्न हो चुके हैं जैसा मैंने आपको टाइम दिया था, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपको पुनः बता दूं, 8 तारीख को शाम को 8 बजे भक्तावर पाठ होगा दीप मंत्रों के साथ में, और उसके अंदर 25 हिंदुस्तान की जो 25 महिला मंडल है, और पूरी 25 महिला मंडल उस पाठ में शामिल होने वाली है। उनका पूरा सहयोग उस पाठ के लिए है, और रोग निवारण मंत्र की हीलिंग दिलाई जाएगी उस दिन। जिसको शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, यानी कोई भी रोग हो शरीर के अंदर, उस रोग के निदान के लिए विमला जी आप भी आइएगा उस दिन, और लोगों को बताइएगा 8 तारीख को रात्रि 8 बजे। जल्दी आ जाना, जल्दी ज्वाइन कर लेना।
अगर आईडी फुल हो गई तो फिर जगह नहीं मिलेगी उस दिन, क्योंकि भैया यहाँ महिला मंडल का काम है, उस दिन 25 महिला मंडल है, बड़ी बड़ी मंडल है इनके। अब ऐसे वो चंद्रकला जी मुस्कुरा रही, इनका महिला मंडल उसमें शामिल है, विमला जी का भी होगा, काफी सारे लोग हैं, 25 महिला मंडल उसमें शामिल हो रहे हैं। आपका भी है विमला जी? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। ये किसने बोला सर आपकी आवाज नहीं आ रही है? तो हमारी आवाज तो सबको आ रही है ना? तो वर्धमान जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है, अभी सबको आ रही है वैसे। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं सभी से। जय हिंद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।